बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात पंजम, और इसमें हमने अपना सबक जिसका नाम है पाकिस्तान के रसूम व रिवाज उसका आगाज़ कर रखा है। इसको हम अब तक मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ चुके हैं। हमने अपने निस्फ सबक की बुलंदखानी कर ली है, उसकी तफहीम कर ली है, उससे मुतल्लिका मुख्तलिफ सरगर्मियाँ और सवालात के जवाबात भी कर लिए। आज हम अपने चौथे सबक को चौथे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं, यानी सबक नंबर 4.4 है। और हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से है: इस्तेसानी और तनकीदी गुफ्तगू कर सकें। ये हासिल ताल्लुम हमारे कल के सबक में भी शामिल था, और आपको कल मैंने तफसीलन ये बात बताई थी, समझाई थी कि इस्तेसान और तनकीद क्या होते हैं, और किसी सबक में या किसी मतन में हम किस तरह से उसकी निशानदेही करते हैं, और अगर हमें इस्तेसानी जुमले लिखने या तनकीदी गुफ्तगू या तनकीदी रद्द अमल जाहिर करने के लिए कहा जाए तो हम किस तरह से उसको लिखते हैं। आज भी हमारे सबक में शामिल है। उसके बाद है वाक़े या माहौल का मुशाहिदा करके तहरीरी इजहार कर सके। मैंने आपको बताया था कि हमारे सामने अगर कोई वाक़या पेश आए या हम जिस माहौल में रह रहे हों, गुजर रहे हों, जिस माहौल का हिस्सा हो, उसमें उससे मुतल्लिक हमने जब मुशाहिदा करना होता है, उसमें मौजूद छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसमें रस्म व रिवाज हैं, वहाँ की सकाफत है, तहजीब है, जो इस माहौल का हिस्सा है, उसका जिस वक्त हम मुशाहिदा करते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, तो आपकी इस काबिलियत में इजाफा किया जाए कि आप उसको तहरीरी अंदाज में बयान कर सकें। ये हमारे आज के मकसद तदरीस है। आप ये चीज़ें सीखेंगे। उससे कबल हम देख लेते हैं अपना इस्लामी नुक्ता नज़र। इस्लामी नुक्ता नज़र में तिलावत वाला घर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो घर जिसमें कुरान करीम पढ़ा जाता है आसमान वालों को ऐसा दिखाई देता है जैसा कि ज़मीन वालों को सितारे दिखाई देते हैं। शेबुल ईमान से ये लिया गया है, यानी कुरान करीम की तिलावत की इस कदर फजीलत है कि आसमान की मखलूक यानी फरिश्ते और वो नूरी मखलूक जो आसमान पे रहती है, उनको ज़मीन पर मौजूद वो घर जहाँ पे तिलावत कुरान पाक की जाती है वो इस तरह से दिखाई देता है कि जिस तरह से ज़मीन वालों को ऊपर आसमान पे सितारे। और आप सितारों की मिसाल देखिए, हमें सितारे रात की तारीकी में कैसे लगते हैं, इंतहाई खूबसूरत चमकते हुए। तो इसी तरह से जब तिलावत की जाती है तो आसमान वालों को ज़मीन वालों के वो घर सितारों की मानंद चमकते हुए नजर आते हैं। आप देखें तिलावत कुरान पाक के किस कदर फ़वायद हैं हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में। आप देखें, आप पढ़ते हैं तो एक हर्फ पढ़ने पे 10 नेकियां मिलती हैं, और जब हम बाकायदा तिलावत करते हैं दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ, दुरुस्त अंदाज में, तो हमें किस कदर नेकियां मिलती हैं। ये तो वो हैं जो हमें हमारी ज़ात के लिए मिल रही हैं, जिसका सवाब, जिसका अजर हमें इस जहान में भी मिलेगा और अगले जहान में भी। और उस घर में कितनी रहमत नाज़िल होती है कुरान पाक की तिलावत की बदौलत, जहाँ पे की जाती है, सुनी जाती है कि वो सितारे की मानद चमकता हुआ दिखाई देता है। तो कुरान पाक को पढ़ें, उसकी तिलावत करें और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हम कर लेते हैं दोहराई, और दोहराई में आपके पास एक इक्तबास है। इक्तबास है कि आपके पास एक पैराग्राफ लिखा गया, एक इक्तबास लिखा गया जिसमें वर्जिश के फ़ायदे बताए गए हैं। आपने क्या करना है कि इस पैरे को, इस इक्तबास को पढ़ना है, और इसके बारे में, चूंकि कल से हम इस्तेसानी और तनकीदी गुफ्तगू के बारे में बात करें, तो आपने इस्तेसानी और तनकीदी जुमले, इसके बारे में जुमलों में इजहार करना है। ठीक है, लिखें आप, अगर वक्त है, मुनासिब वक्त है तो आप इन जुमलों को लिख सकते हैं, वरना आप ज़बानी तौर पर चंद इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद चंद इस्तेसानी और तनकीदी जुमलों के बारे में, जुमले में इनको बयान करें और बताएं। अब उन जुमलों में आपने क्या बताना है कि मुसन्निफ ने मौजू के मुताबिक जो ज़बान इस्तेमाल किया, क्या उसने ठीक ठीक मालूमात दी हैं, या आपको लगता है कि उसमें कोई कमी है, या उसकी ज़बान कुछ और होनी चाहिए थी, या जो मालूमात दी गई वो बिल्कुल आप उनसे मुत्तफिक हैं। जो भी इस पे आपकी राय है, आपका रद्द अमल है, वो आपने अभी इस्तेसानी और तनकीदी जुमलों का इस्तेमाल करते हुए वीडियो को रोक कर अपनी मुअल्लिमा को बताना है। जी, तो यकीनन आप लोगों ने दोहराई की झैल में इस इक्तबास को पढ़ा होगा, और कल से हम जिस हासिल ताल्लुम की बार बार मश्क कर रहे हैं, यानी इस्तेसानी और तनकीदी गुफ्तगू, उन जुमलों के बारे में जान रहे हैं, उसकी आपकी दोहराई भी होगी। आज भी हम यकीनन अपने सबक में उसको हिस्सा बनाएंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ने से पहले आप देख लेते हैं, आप मुझे ये बताएं कि जिस सूबे में आप रहते हैं, हो सकता है इस वक्त आप खैबर पख्तूनख्वा में हो, पंजाब में हो, कश्मीर में हो, सिंध में हो, जिस सूबे से आपका ताल्लुक है, वहाँ की सबसे खूबसूरत रस्म जो आपको लगती है वो आपने दूसरों को बतानी है।
ऐन मुमकिन है कि आपकी जमात में एक या दो बच्चे ऐसे हों जिनका ताल्लुक आपके सूबे से ना हो, या वो अभी नए नए सूबे में मुंतकिल हुए हों। तो आपने एक एक करके फर्दन फर्दन अपनी मुअल्लिमा को अपने सूबे की सबसे खूबसूरत रस्म जो आपको अच्छी लगती है वो बतानी है। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से इन रसूमात के बारे में बताइए। जी, तो यकीनन आप लोगों ने अपनी मुअल्लिमा को बताया होगा। प्यारे बच्चों, कल हमने अपने सबक पाकिस्तान के रसूम रिवाज, उसके पहला जो निस्फ था, पहला आधा हिस्सा जो था उसका पढ़ा। आज हम अगले हिस्से की जो निस्फ हिस्सा उसका रहता है उसकी इस्तेहसानी और तनकीदी उस पर रद्द अमल देंगे और उसकी बुलंद खानी करेंगे। ठीक है, बुलंद खानी के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी उर्दू की किताबें खोलें, अपने सामने अपनी मेज़ पे रखें, मैं आपके साथ साथ पढ़ूंगी। आपने साथ साथ गौर से सुनना है ताकि ऐसे अल्फाज जिनको इससे कबल पढ़ते हुए आपको दिक्कत महसूस हुई, उनके तलफ़्फ़ुज़ से आप आगाह ना हो, उनका तलफ़्फ़ुज़ आपको वाज़ेह हो जाए। पाकिस्तान में जश्न आज़ादी के मौका पर घरों और शहरों को सजाने का रिवाज है। देहाती भी अपने तरीके से घरों को सजाकर खुशी का इजहार करते हैं। हत्ता के पहाड़ों, जंगलों, सहराओं और वीरानों में आर्जी तौर पर मुकीम खाना बदोश भी अपने खैमों पर कौमी परचम लहराते हैं। वतन से मोहब्बत का ये रिवाज बहुत अच्छा है। जश्न बहारा मनाने का रिवाज पंजाब के बड़े शहरों में पाया जाता है, जैसे लाहौर में, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट वगैरह। किसी कौम के रसूम रिवाज की हकीकी नुमाइंदा वहां की दही आबादी होती है। हमारे मुल्क के तकरीबन तमाम इलाकों में एक खूबसूरत रस्म गंदम की कटाई के मौका पर नजर आती है। इस रस्म को मांग, मंगाली, वंगार और अशर वगैरह कहते हैं। जब गंदम पक जाती है तो लोगों को मुत्तला कर दिया जाता है। लोग मुकर्ररा दिन दरांतियां लेकर उस शख्स के खेत में पहुंच जाते हैं। ढोल बजता है, किसान ढोल की थाप पर गंदम की कटाई शुरू कर देते हैं। गंदम की कटाई में शरीक लोग टोलियों की सूरत में काम करते हैं। जो टोली आगे निकल जाती है उसे सराहते हैं। पीछे रह जाने वालों को जल्दी हाथ चलाने का दर्स दिया जाता है। इस मुकाबले की फजा में कई दिनों का काम एक दिन में हो जाता है। पाकिस्तान की इन रसूमात की बदौलत पाकिस्तान की फजाएं बहुत रंगीन और खूबसूरत हैं। मौजूदा ज़माने में तकरीबन हर इंसान रसूम रिवाज की पाबंदी करता है। पाबंदी करना खुद पर लाजिम समझता है। हमें चाहिए कि मुआशरे में मौजूद ऐसे रसूम रिवाज की पैरवी करें जिनसे मुआशरे में तरक्की, खुशहाली, ईसार और मिलनसारी के जज्बात फ़रोग़ पाएं। किसी को साया, किसी को गुलो समर देगा, हरा भरा है दरख्ते रिवाज देने दो, हरा भरा है दरख्ते रिवाज रहने दो। आज जो आपने जो बाकी का हिस्सा पढ़ा, जिसकी हमने अभी बुलंद खानी की, उसमें मैंने जो बात आप लोगों को बताने के लिए जो एक ख़ास मौजू या एक ख़ास इसका नुक्ता मुझे जो लगा वो ये है कि आपने एक रस्म के बारे में पढ़ा जिसको हर इलाके की मुनासबत से मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। कहीं अशर कहा जाता है, कहीं वंगार, वंगाली वगैरह। आपने देखा कि इस रस्म का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? इत्तेहाद, मुत्तहिद होना, यकजा होना। यानी वो काम जो आप अकेले होकर कई दिनों में बल्कि हफ्तों में कर पाते हैं, ये वो रस्म है जिसमें आपने इस एक काम को मुत्तहिद होकर, इकट्ठे होकर करना है। यानी इससे क्या है कि आप इस रस्म में देखें कि आप प्यार मोहब्बत के जज्बात फ़रोग़ पाते हैं। अगर किसी के दरमियान कोई रंजिश होती है तो ये वो छोटी छोटी रसूमात हैं जिनमें आप जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो आपके दिल में अगर किसी के लिए कोई ऐसी बात है जो आपको नागवार गुजरी हो या किसी से कोई गिला या शिकवा है तो वो भी दूर हो जाते हैं। फिर इसमें आपने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी कि ये वाली रस्म जो है गंदम की कटाई की रस्म, इसमें मुकाबले की फ़ज़ा होती है। और आप गौर करें कि ये वो सादा लोग, देहाती लोग करते हैं जिनके पास शायद इल्म में वो इतने ज़्यादा आगे ना हो। दुनिया का इल्म जो किताबों की सूरत में, डिग्रियों की सूरत में होते हैं, इसमें वो ज़्यादा ना जानते हो, लेकिन उनके आपस के ताल्लुकात या जज्बात को देखें कि वो मुकाबले की सूरत में इसको करते हैं और कितना मस्बत अंदाज में मुकाबला किया जाता है कि जो टोली या जो ग्रोह उसमें तेजी से काम कर रहा होता है उसको सराहा जाता है। किस तरह से ढोल की थाप पर ढोल बजाकर उनको सराहते हैं, मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। लेकिन जो टोली पीछे रह जाती है वो उस पर नाराज नहीं होती, गम गुस्से का इजहार नहीं करती, बल्कि उनको भी ये दर्स दिया जाता है कि वो भी अपने काम को मजीद तेजी से करें। तो इस तरह से आपने इसमें आज के सबक में एक और ख़ास चीज़ पढ़ी कि ये रस्म व रिवाज जो हैं ये पाकिस्तान के दही इलाकों में ज़्यादा फ़रोग़ पाते हैं। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी दही इलाके से है, किसी देहात से है, तो आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि चंद रसूमात ऐसी हैं जो शहरों की निस्बत गाँव में ज़्यादा पाई जाती हैं, ज़्यादा
پرجوش انداز میں منائی جاتی ہیں. جیسے آپ شادی کی رسومات ہی دیکھ لیں، اسی طرح آپ یہ گندم کی کٹائی کی رسم دیکھ لیں. اب چونکہ شہروں میں تو اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں پہ آپ گندم کاشت کریں یا کٹائی کی جائے، تو اس طرح سے ہم نے اگر اپنی تہذیب کا، اپنی ثقافت کا، اس کا بغور مطالعہ کرنا ہے، اس کو غور سے دیکھنا ہے، اپنی ثقافت کی، اپنے رسوم و رواج کی خوبصورتیوں کو دیکھنا ہے، تو اس کے لیے دیہاتی زندگی جو ہے وہ ایک مثالی زندگی سمجھی جاتی ہے. پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ویڈیو کو ابھی یہیں پہ روکیے اور اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر ان کی رہنمائی میں، ان کی مدد سے جو اقتباس یا سبق کا جو حصہ ہم نے آج پڑھا ہے اس کی مثالی بلند خوانی کیجیے. خواہ ایک اقتباس ایک بچہ کرے، دوسرا کرے، جیسے آپ کی معلمہ بہتر سمجھتی ہیں وہ آپ کو بلند خوانی کروائیں گی. مزید اگر کوئی ایسا نقطہ جو آپ کو سمجھ میں نہ آیا تو اس کے لیے آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. جی، تو یقیناً آپ لوگوں نے سب نے سبق کی بلند خوانی کر لی ہوگی. اب ہم ایک انفرادی سرگرمی کرتے ہیں. انفرادی سرگرمی یہ کہ سبق پڑھ کر ذیل میں دیے گئے سوالات کے آپ نے زبانی جوابات دینے ہیں. طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ سبق آپ نے، چونکہ آپ کا آج مکمل ہو چکا ہے، ہم نے اس کے متن کی پڑھائی کر لی ہے، آپ کو چیزیں سمجھ میں آ چکی ہیں، تو یہ سوالات یعنی سوال نمبر 5 جو آج کے سبق سے متعلقہ تھا، 6 اور 7، ان سوالات کو پڑھیں، ان کے جوابات اپنے ذہن میں دوبارہ سے لائیں، دہرائیں سبق کو کہ آپ نے کس سوال کا جواب کہاں سے پڑھا. آپ کی معلمہ ابھی آپ سے جماعت میں یہ سرگرمی کروائیں گی، وہ ایک ایک بچے سے سوال پوچھتی جائیں گی اور آپ نے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے ان سوالات کے جوابات دینے. جی، تو یقیناً انفرادی طور پہ آپ لوگوں نے یہ سرگرمی سر انجام دے لی ہوگی. پیارے بچوں، اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں ایک گروہی سرگرمی، اور گروہی سرگرمی میں آپ کے پاس کے غم اور خوشی کے مواقع پر سادگی کے فوائد. غم اور خوشی، اب آپ نے غور سے اس بات کو سوچنا ہے کہ غم میں کون کون سے آپ کے مواقع آتے ہیں اور خوشی میں ہمارے کون سے مواقع شامل ہیں. اس پر سادگی کے فوائد اور فضول خرچی کے نقصانات پر اپنے خیالات کو تقریر کے انداز میں باری باری پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تقریری انداز میں فوائد اور نقصانات غم اور خوشی کے موقع پر جو ہیں وہ سادگی کے فوائد اور فضول خرچی کے نقصانات پر مختصر تقریر کرنی ہے، اور اس کو ابھی آپ نے گروہ کی صورت میں کرنا ہے. تو ویڈیو کو روک کے اس سرگرمی کو کیجیے. یقیناً آپ لوگوں نے یہ گروہی سرگرمی کر لی ہوگی. اب ہم کریں گے اپنی مشق، اور مشق میں ہے ہمارا سوال نمبر 2 شامل. سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھریں. پہلا حصہ ہے ہمارے ملک کے تقریباً تمام علاقوں میں خوشی کے موقع پر تقسیم کی جاتی ہے مٹھائی، کھیر، چینی یا دولت. جو درست جواب ہے اس کو آپ نے اپنی کتاب پر ہی اس کا جو متعلقہ خانہ ہے، جو دائرہ ہے، اس کو آپ نے اپنے قلم سے بھرنا ہے. اسی طرح دوسرا اور تیسرا جزو آپ کریں گے، اور ساتھ میں 4، 5 اور 6، یعنی آپ کا یہ جو سوال ہے اس کو آپ نے آج چونکہ سبق مکمل کر لیے تو آپ اس کو مکمل طور پر کر سکتے ہیں، اس کو کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک ورک شیٹ کرنی ہے. ورک شیٹ ہے آپ کے پاس، سوال نمبر 1 ہے اس کا، عید کی رسوم کا احوال 5 سے 7 جملوں میں تحریر کریں. یعنی عید پہ جو چیزیں کی جاتی ہیں، جو ہمارے عام طور پر رسم و رواج عید کے موقع پر رائج ہیں، ان کو آپ نے 5 سے 7 جملوں میں دی گئی جگہ پر لکھنا ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ سبق میں جن جن رسومات کا ذکر کیا گیا آپ کو ان میں سے سب سے اچھی کون سی لگی اور کیوں اچھی لگی. ہم چونکہ استحسانی اور تنقیدی جملے اور استحسانی اور تنقیدی رد عمل اور گفتگو کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، تو اسی مناسبت سے آپ نے سبق میں جو رسومات پڑھی ہیں ان پہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا ہے، یعنی استحسانی جملے لکھنے ہیں، کیوں پسند ہے اس کا آپ نے اظہار کرنا ہے. یہ آپ کی ورک شیٹ ہے. ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیں گے، اس کو آپ کوشش کریں کہ گھر جا کے کر لیں. اس کے بعد گھر کے کام میں آپ کے پاس مزید جو سوال شامل ہے وہ یہ ہے کہ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات خوشخط تحریر کریں. یہ مکمل سوال یعنی اس کے 6 کے 6 جز جو ہیں، 6 اجزاء جو ہیں، ان کو آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے، کیونکہ ہمارا سبق آج متن کے لحاظ سے مکمل ہو چکا ہے. تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں آپ نے مکمل سبق یعنی پاکستان کے رسوم و رواج کی بلند خوانی کی، اس کو پڑھا. اس میں آپ نے خصوصاً جو چیز سیکھی وہ استحسانی جملوں یا استحسانی رد عمل اور تنقیدی رد عمل تھا. انشاءاللہ کل اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.